सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम की डेट दोस्तों जो है वो आ चुकी है। बस आपको अब अच्छे से अच्छे तैयारी करने की जरूरत है। बस अगर आप इस 31 दिन में आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर लिए दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत होगी अगर आप इस 31 दिन में आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ ये अब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ साथियों, हर एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाएगी। सभी साथी, जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाक से हाईफाई स्टडी 94 डाल के तुरंत ही ज्वाइन कर लें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना गतिज ऊर्जा क्या होती है। यानी किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है दोस्तों, हाफ mv² के बराबर होती है दोस्तों। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं। तो ऊर्जा के दोस्तों यहाँ पर होते हैं विभिन्न रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा भी होती है, और विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा होती है। और आपका दोस्तों यहीं पर आता है परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये आपकी ऊर्जाएं जो होती हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की होती हैं। और यहाँ पर आपको 9 ऊर्जाएं दी गई हैं। इनको आप अच्छे से अपने तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी साथी पीडीएफ जरूर से जरूर ले लेंगे। जी हाँ साथियों, सभी साथी पीडीएफ अच्छे से जरूर ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला यहाँ से प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो पृथ्वी पर सभी को पता है ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है साथियों, वो आज कौन सा है? सौर ऊर्जा है। क्योंकि सौर ऊर्जा से हम लोग क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा, सोलर पैनल के माध्यम से अपने घर के बिजली की पूर्ति कर रहे हैं। कोई गांव, जैसे गुजरात में तो कोई गांव है, पूरा गुजरात, लगभग आधा गुजरात तो ऐसा है जो सौर ऊर्जा यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे फॉर्म जो है ये सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। काफी सारे पेट्रोल पंप सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। मतलब कि सौर ऊर्जा जो है, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब यहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गीले कपड़े, गीली लकड़ियां एवं वस्तुएं धूप में ना रखें तो क्या होगा। तो सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। यानी गीले कपड़े, गीली लकड़ियां एवं वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है? जो सभी वस्तुएं होती हैं, चाहे गीला कपड़ा हो, गीली लकड़ियां हो और वस्तुएं हो कोई, तो इनको दोस्तों धूप में रखते तो ये सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती है? क्योंकि इनमें से पानी जो होता है वो सूर्य के कारण वो सब वाष्पित हो जाता है और आसमान में या वायुमंडल में पहुंच जाता है। अब यहीं पर बात कर ले तो दोस्तों कि सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है। तो आपको पता है वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है नमी। जो नमी जो होती है दोस्तों वो वायु में मिल जाती है। यहीं से बात कर लेते हैं कि हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है। तो हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य के कारण यानी सौर ऊर्जा के कारण संभव है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि ईंधन से क्या तात्पर्य है। जी हाँ साथियों, ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो परिवहन के जो साधन होते हैं मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। जो परिवहन के साधन होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग आपको सभी पता है। जो विद्युत से चलित जो यंत्र होते हैं, जैसे पंखा हो जाता है आपका, मशीनों में हो जाता है, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि बिजली का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा जो होती है वो इन सभी को चलाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ना। अब यहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं बायोगैस के बारे में। यानी कि बायोगैस होती क्या है, बायोगैस से क्या तात्पर्य है। यानी कि गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। यानी गोबर गैस जो प्लांट से उत्पन्न होती है गैस, वो बायोगैस कहलाती है। और जो ऊर्जा के सीमित स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यथा पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं या ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि आवासन विधि। आवासन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो आवासन विधि जो होती है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम से क्या होता है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि बनाने में आश्वन का
आश्वन विधि को अपनाया जाता है, आश्वन विधि को अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आवासन लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, आश्वन विधि होती है साथियों, ठीक है। अब कौन सी विधि होती है दोस्तों? आश्वन विधि होती है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि टाइम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 31 दिन का बचा हुआ है साथियों, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम आपके एग्जाम्स के लिए बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएंगे सभी साथी। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो कोयला होता है हमारा और जो पेट्रोलियम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें हो जाएगा आपका दोस्तों वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी क्या कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। असीमित आ जाएगा या नवीकरणीय आ जाएगा, आपको समझना एक ही बात है, यानी कि चाहे असीमित कह लीजिए चाहे नवीकरणीय कह लीजिए, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। क्लियर हो गया ना। यहां से अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो रुधिर को दोस्तों जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है, यानी जो हम लोग खाते हैं, जो भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, वो सब हमारा क्या होता है? ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा दोस्तों रुधिर को कहाँ से प्राप्त होती है? ब्लड को कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सा साधन आवश्यक है। तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात एवं शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा के दोस्तों यहाँ पर सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं या वैकल्पिक ऊर्जा के दोस्तों साधन कह लेते हैं हम लोग। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं या सोलर कुकर से आपका क्या आशय है। तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं, भोजन को पकाने में इसको उपयोग करते हैं, यही होता है हमारा सोलर कुकर। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सोलर सेल यानी सोलर सेल या सौर सेल किसे कहते हैं। यानी सोलर सेल या सौर सेल क्या होता है, यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। यानी जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं, बिजली की ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, उसी को सोलर सेल या सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। यानी अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। आप लोगों ने उसमें देखा होगा दोस्तों सोलर पैनल जिसके यहाँ होगा तो ये हो गया आपका सोलर पैनल, और इसमें तमाम तरह की कटिंग होती है, ऐसे ऐसे लाइन की कटिंगें होती है ना, तो वो जो एक डिब्बा होता है वो हमारा एक सेल होता है, यानी एक सोलर सेल होता है, और तमाम सोलर सेल उसमें ऐड होते हैं, कटिंग उसमें ऐड होती है, तो वो हमारे सोलर सेल ऐड होते हैं काफी सारे, यानी कि ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए। तो वही दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो बन जाता है वो सोलर पैनल बन जाता है, उन सभी को जोड़कर, मतलब सोलर सेलों को जोड़ करके एक बड़ा सा सोलर पैनल बनाया जाता है। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगला कि सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है। तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा की। उससे पहले अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे भाई सभी साथी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए अब 31 दिन चलाई जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए 31 दिन चलाई जाएगी। पूरा का पूरा लगभग आधा कोर्स आपका खत्म कर दिया गया है, और अब दोस्तों यहां से क्या किया जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों बात कर रहे थे कि पवन ऊर्जा क्या है, यानी वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी वायु के गतिशील होने से उत्पन्न जो गतिज ऊर्जा होती है इसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां से प्रश्न बन जाता है कि क्या जल ऊर्जा का स्रोत, जी हाँ साथियों, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है, यानी बहते हुए गतिज ऊर्जा होती, बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, और इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, टरबाइन के नाम से जानते हैं। टरबाइन जब चलाई जाती है तो टरबाइन से क्या होता है दोस्तों, बिजली बनाई जाती है टरबाइन से,
क्लियर हो गया ना। यानी कि टरबाइन को विद्युत धारा के प्रवाह में रख दिया जाता है, जिससे टरबाइन नाचती है। किससे नाचती है? जल के गतिज ऊर्जा के कारण। और जब टरबाइन नाचती है तो उसकी मोटर जब नाचती है तो वहां से बिजली को बनाया जाता है दोस्तों। इसी वजह से कहते हैं ना कि बिजली कहां से बनती है? पानी से बनती है बिजली। बहुत लोग जानते हैं बिजली कहां से बनती है? पानी से बनती है, टरबाइन चला के। अब यहीं से दोस्तों बात कर लेते हैं कि संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा स्रोत है। क्लियर हो गया ना। अब यहीं से बात कर लेते हैं कि क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? तो ज्वारीय लहरों यानी तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ज्वारीय लहरों या जिसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। इनमें अपार ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इस प्रकार जो ज्वार भाटा होता है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयारी की जा रही है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयारी की जा रही है और इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। किस पे? ज्वार भाटा ऊर्जा पे। अब यहीं पर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकाश की ऊर्जा को दूसरे प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। अतः क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो ऊर्जा होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते, परिवर्तित कर देती है। ऊर्जा को कभी नष्ट तो करते नहीं हम, करते नष्ट? बिल्कुल नहीं करते नष्ट। यानी अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो सदैव नियत रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सरल मशीन किसे कहते हैं? सरल मशीन क्या होती है? तो ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। यानी कि बात कर लेते हैं हम लोग कि सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सरल मशीन का एक प्रस्तुत उदाहरण हो जाएगा दोस्तों चाबी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सरल मशीनों के प्रकारों का उल्लेख करें। तो सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। यानी घिरनी को समझाइए, घिरनी क्या होती है? तो घिरनी एक सरल मशीन होती है, जैसे कि बताया भी गया था कि सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है। तो उसमें से ऑप्शन आपका था घिरनी, तो घिरनी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो घिरनी क्या है? एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। चल और अचल दोनों तरह से व्यवस्थित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? यानी उत्तोलक दोस्तों होते हैं 3 प्रकार के: प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों उत्तोलक। यानी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। यानी प्रथम उत्तोलक में हो जाएगा आपका हैंडपंप हो जाएगा, ये एक उत्तोलक है, प्रथम उत्तोलक में रखा गया है। द्वितीय उत्तोलक में आपकी पहिया वाली ट्रॉली हो जाएगी और तृतीय उत्तोलक में आपकी चिमटी हो जाएगी। चिमटी तो आप जानते हो, ठीक है, चिमटा जैसे चिमटी ये सब होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना, तृतीय उत्तोलक। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि अब चिमटा से आपका एक और हो जाता है जिससे रोटी पकड़ते हैं, ठीक है। रोटी क्या होता है? तवे से रोटी को उठाते हैं चिमटे से, वही चिमटा होता है हमारा, वो होता है तृतीय उत्तोलक के अंतर्गत आता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों झुके तल की सहायता से आप किस तरह कार्य आसानी से कर सकते हो। यानी झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। यानी झुका हुआ अगर कोई तल है तो उसकी सहायता से हम चाहे जितना भारी भार हो, अब चाहे जितना नहीं कि उतना ज्यादा भारी हो कि उठा ही ना पाओ, ठीक है, तो भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। कब? झुके तल में, ठीक है, झुके तल। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो गन्ना वगैरह होता है, गन्ने वगैरह, ठीक है, जहां पे गन्ने की तौलाई वगैरह होती है या उतारा जाता है जहां पर गन्ना, तो वहां पर एक ऊंचा सा बना दिया जाता है जो क्या होता है, झुके हुए तल की तरह होता है। तो उस पर झुके हुए तल पे चढ़ के जाते हैं और उसके जब बराबर पहुंच जाते हैं ट्रक के, तब वहीं से हम क्या करते हैं, जो गन्ना का जो गट्ठर होता है उसको ट्रक में फेंक देते हैं, ठीक है, तो वही होता है झुका हुआ तल। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि कोशिका क्या है। जी हाँ साथियों, कोशिका क्या है? यानी मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका कहते हैं। यानी केंद्रक क्या है? तो केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। जी हाँ साथियों, जो केंद्रक है वही कोशिका का क्या होता है? जीवन होता है, कोशिका का जीवन होता है। दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि केंद्रक जीव द्रव्य क्या है।
यानी केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गया ना। यानी कोशिका के कितने अंग होते हैं, तो कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये होते हैं ऊतक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है। तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, नियंत्रण है तथा समन्वय है, वृद्धि तथा प्रजनन है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। यानी जीवधारियों में प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रश्न की वर्धी। जी हाँ साथियों, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। यानी ये वर्धी प्रजनन होता है दोस्तों, ये पौधों से रिलेट करता हुआ है। यानी यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा अलैंगिक प्रजनन क्या है। यानी इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती ही इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या हो जाएगा, यानी इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसके आवश्यक तत्व निम्न है। पहला हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा जल, तीसरा हो जाएगा क्लोरोफिल और चौथा हो जाएगा प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश का बात की जा रही है यहाँ पर। टॉर्च, लालटेन या बिजली की बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश कौन सा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा और श्वसन अंग, ये हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा अक्षीय कंकाल, दूसरा हो जाएगा अनुबंधी कंकाल। पहला अक्षीय हो जाएगा, दूसरा अनुबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पेशियां 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां होती हैं। 2 प्रकार की ये पेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब वो 4 प्रकार के दांत कौन से हैं, सभी को भैया पता है, सभी ने बहुत छोटी क्लास से आप लोगों ने पढ़ा है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब वो दांत कौन कौन से होते हैं, आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे सभी साथी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, वसा हो जाता है, विटामिन हो जाते हैं, खनिज हो जाते हैं, रफेज हो जाते हैं, ये हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि रफेज किसे कहते हैं। रफेज आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, ठीक है। रफेज होते हैं यानी छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रफेज कहते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ यानी रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रफेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो विटामिन को दोस्तों निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इन प्रकारों में इसको बांटा जा सकता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। किसी ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, यानी प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया ना। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता तो ये तो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, 1.5 से 2 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कुपोषण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कुपोषण क्या है। यानी अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण के कारण बन जाता है और इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा नामक जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है साथियों। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब यहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी भोजन के परिरक्षक की कौन सी विधियां हैं। तो भोजन के परिरक्षक की अग्रलिखित विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां होंगी, आइए हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट हो जाएगा अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना और अचार तैयार करना रसायनों द्वारा और आपका डिब्बा बंदी करके, ये हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोग बताइए या कुछ प्रमुख संक्रामक रोग के नाम बताइए। तो संक्रामक रोग बहुत से हो जाएंगे, आपका हैजा हो जाता है, टीबी हो जाता है, खसरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है और आपका पैंचिस हो जाता है, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर, खौशी और आपका टेटनस भी हो जाता है। ठीक है, टेटनस भी हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों संक्रामक ये रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं और आपका ठीक है संक्रामक रोग होते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि शारीरिक व्यक्तिक्रम किसके कारण होता है। तो शारीरिक व्यक्तिक्रम जो होता है वो खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शरीर व्यतिक्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। ये होता है दोस्तों संक्रामक रोग। जैसा कि आपको पता है संक्रामक इस टाइम क्या चला, संक्रमण किसका चल रहा है? तो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोरोना वायरस। तो ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि संचारी रोग क्या होते हैं, यानी संचारी रोग किसे कहते हैं। तो संचारी रोग दोस्तों जो होते हैं कि वहां सभी रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, सांक्रमिक संक्रामक और संचारी संक्रामक या संचारी रोग। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग कि दोस्तों की परमाणु का आवेश क्या होता है। तो परमाणु का आवेश सभी को पता है शून्य होता है। परमाणु का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या यानी वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉन की संख्या को बतलाती है, वह संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या कहते हैं दोस्तों, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र भी बताइए। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया फटाक से टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होती रहती हैं। सभी साथी ध्यान देंगे ना, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आजकल इसे अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि दोस्तों परमाणु भार बराबर होता है क्या? C12 परमाणु का भार अपान 12, ये होता है दोस्तों परमाणु भार का सूत्र होता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणु द्रव्यमानों को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु की अर्थात या फिर 1/2 अर्थात 1.66033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। क्लियर हो जाएगा ना। अब यहीं से दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि हैजा रोग किस प्रकार फैलता है। तो यह बहुत तीव्र या बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी है। गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है और यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप में प्रभावित करता है। यानी जीवाणुओं की बात कर लेते हैं, यानी वोबियो कालेरी जो होता है इसका जीवाणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है तथा लक्षण बताइए। तो मलेरिया रोग दोस्तों जो होता है वो एनाफ्लीज मच्छरों से प्रसारित होता है। यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, यानी प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। फिर अत्यधिक ठंड लगकर बुखार आ जाता है और ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी बंध जाती है और यह अवस्था 1-2 घंटे से 2 घंटे तक चलती रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि उसके बाद ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 तक पहुंच जाता है। फिर पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है, परंतु जी मिचलाने व वमन की शिकायत बनी रहती है। और इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे या तीसरे दिन होती रहती है। मतलब दूसरे तीसरे दिन ऐसे ज्वर की तीव्र गति से ज्वर आएगा और तीव्र ज्वर आने के बाद फिर से वो हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि परमाणु से क्या अभिप्राय है। यानी किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इनकी या इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटीन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्न आविष्कारक की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1913 में।
प्रोटॉन की रदरफोर्ड, बोर एवं रदरफोर्ड ने की थी, यानी प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी 1919 में की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी 1932 में। प्रोटॉन संख्या के खोज मोराले ने की थी 1913 में। परमाणु सिद्धांत डाल्टन 1803 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1803 ईस्वी हो जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अपने भोजन के घटक के रूप में, यानी कि भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे। वसा हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और विटामिन हो जाएंगे। अब इनके स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भोजन के घटक देख लेते हैं, प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं और कार्य देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है। अनाज, आलू, शकरकंद और शक्कर आदि में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है ऊर्जा को प्रदान करना होता है। जो वसा होता है उसमें वो किसमें पाया जाता है। घी, तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है दोस्तों ये। और इसका जो कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, तो प्रोटीन अंडा, दूध, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन में पाया जाता है। और शरीर की वृद्धि करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है प्रोटीन का कार्य। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर विटामिन की, तो विटामिन हो जाएगा दोस्तों आपका हरे पत्तेदार सब्जी में, फल, अंकुरित बीज आदि में हो जाएगा। और रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है दोस्तों, ये रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। अब यहाँ पर खनिज लवण हो जाएगा। खनिज लवण किसमें पाया जाता है। दूध, फल, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि में पाया जाता है। और शरीर को स्वस्थ रखना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है इसका कार्य। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि जल क्या होता है। जल प्रकृति से होता है, यानी शरीर का तापक्रम स्थित रखना, उत्सर्जन तथा पाचन जैसी क्रियाओं में सहायक होना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना था दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि दोस्तों आपको टाइम तो आपको पता ही है दोस्तों कितने बजे होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी दोस्तों 11 बजे, उसके बाद 2 बजे क्लास होगी, उसके बाद 6 बजे क्लास होगी, फिर 8 बजे क्लास होगी, 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 6 बजे और आपका दोस्तों 8 बजे क्लास होगी। उसके लिए अब ये बीच का जो आपका जो टाइम है, जो खाली होता है टाइम, ये बीच का, इस टाइम में हम जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं या 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, जो 4th सेमेस्टर वाले साथी हैं, उनके लिए वीडियो आएंगे दोस्तों। और जो जितने भी हमारे 4th सेमेस्टर वाले साथी हैं, अगर आपके टच में हैं तो उनको बता दीजिएगा जो मैथ की वीडियो आने वाली है 4th सेमेस्टर की, वो दोस्तों 9 बजे रात को आएगी, वो 9 बजे रात को आएगी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं बरतना है, आपको बिल्कुल भी तैयारी में कोई भी कमी नहीं लाना है, अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।